Hello, my dear students. My name is Ankit Sharma and I welcome you all to the Prime Skills. So now today we are going to start a new series which is very important for your upcoming examination. बहुत सारे बच्चों ने और बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था, रिकमेंडेशन भी दी थी कि मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूं जिसमें कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकूं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे इनमें सारे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स AKTU के क्वेश्चंस हैं वो सारे इंक्लूडेड होंगे। So it will definitely give you a lot of benefits provided your upcoming examinations are coming, so definitely you must be preparing well. So ये सीरीज अगर आप completely देखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी आप बिल्ड कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम यूनिट वाइज डिस्कशन करेंगे। एक यूनिट के 2 या 3 वीडियोस होंगे जिसमें हम अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस जो है हर यूनिट के इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। So like it would be very important for you. So let's go ahead and just like look at the series. First of all, आपका ये जो क्वेश्चंस के जो PDF है वो PDF आप टेलीग्राम के थ्रू जो टेलीग्राम चैनल है हमारा प्राइम स्किल्स का उसके थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे तो आपका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, बट इफ यू वांट टू लाइक गो फ्रॉम हेयर डायरेक्टली देन यू कैन स्कैन दिस QR कोड एंड यू विल डायरेक्टली बी डायरेक्टली टू द टेलीग्राम चैनल टू ज्वाइन इट। ओके, सो नाउ कमिंग फॉरवर्ड, सबसे पहली बात तो ये इस लेक्चर सीरीज की जरूरत क्या है और इससे आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। नंबर 1, क्विक रिवीजन ऑफ एंटायर सिलेबस थ्रू क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका जो पूरा सिलेबस है उसका आप बहुत ही क्विक रिवीजन कर पाएंगे, वो भी क्वेश्चंस के माध्यम से, वैसे क्वेश्चन जैसे कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नंबर 2, नो क्वांटम और एनी अदर क्वेश्चन बैंक रिक्वायर्ड। आपको किसी भी क्वांटम और किसी भी क्वेश्चन बैंक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। व्हाई? बिकॉज पहली बात तो जो क्वांटम का सॉल्यूशन होता है दैट इज नॉट वेरी मच अप्रोप्रिएट। इट्स माय पर्सनल व्यू, आपके लिए हो सकता है वो अच्छा हो, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट अ वेरी मच अप्रोप्रिएट। नंबर 2, जो क्वांटम आप पढ़ते हैं वहां से आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है। यहाँ पे आई विल एक्सप्लेन इट एंड यू कैन आस्क द डाउट्स ऑल्सो, राइट। नंबर 3, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड। यहाँ पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं आई विल ऑलवेज ट्राई टू डिस्कस देम। एंड नंबर 4, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्कोरिंग वेल इन एग्जाम। आपके एग्जाम में अगर आप एक थ्योरेटिकल एग्जाम में या फिर टेक्निकल कम्युनिकेशन जैसे एग्जाम में अगर आप एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो वहां पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा जो कि आपकी हेल्प करेगी। ओके, Important. Please do not consider this series as a substitute for regular lectures. यहाँ पे जो lectures हैं ये केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी अच्छी नॉलेज लेना चाहते हैं या फिर आप एक बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं, then please do watch the regular lectures which you can find in the playlist of Prime Skills, जहाँ पे टेक्निकल कम्युनिकेशंस के नाम से आपकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। This lecture series is merely for helping you out in revising a concept from exams point of view and for achieving good marks in exam. For in-depth knowledge and complete understanding of concepts and topics, please watch regular lectures of technical communication on Prime Skills. Regular lectures आपके जो लगातार वहाँ पे पोस्ट हो रहे हैं, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डिस्कशन के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं। सो ये सीरीज केवल आपके रिवीजन पर्पस के लिए है, जो आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस को एनालाइज करने में हेल्प करेगी और क्वेश्चंस को लिखने में आपकी हेल्प करेगी। तो यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो ये है, इसको आप देख सकते हैं पॉज करके, और इसी में से जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो यूनिट 1 में हम डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम टिप नंबर 1, इस सीरीज के हर लेक्चर में मैं आपको एक एग्जाम टिप दूंगा। अगर आप उसको फॉलो करते हैं देन यू कैन रेस्ट अश्योर्ड दैट योर मार्क्स विल डेफिनेटली इंप्रूव इन द एग्जामिनेशन। सो द टुडेज टिप इज ऑलवेज क्रिएट द लेफ्ट मार्जिन and write section, part and question number correctly and legibly. ज्यादातर टाइम जब कॉपी चेक की जाती है तो उस सिचुएशन में अगर आपने लेफ्ट मार्जिन बनाया हुआ है इट एक्चुअली क्रिएट्स अ गुड इंप्रेशन एंड इट गिव्स इनफ स्पेस फॉर द इवेल्युएटर आल्सो टू राइट डाउन द आंसर, टू राइट डाउन द मार्क्स एंड समथिंग लाइक दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एक मार्जिन क्रिएट करते हैं तो आप अपना सेक्शन, पार्ट और क्वेश्चन नंबर बिल्कुल करेक्टली और लेजिबली वहां पे डाल सकते हैं, जो कि आपको डालना चाहिए, क्योंकि जनरली बच्चों के मार्क्स काफी अफेक्ट होते हैं इस चीज से कि जब वो अपना क्वेश्चन नंबर, अपना सेक्शन नंबर और अपना आंसर जो है वो उसमें सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, देन उनको वहां पे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। सो ऑलवेज क्रिएट द लेफ्ट मार्जिन। इट डजंट टेक मच टाइम, इट टेक्स ओनली 1 to 2 minutes of yours to just create the margin and write down the question, section and part legibly in a bold and bigger way. Okay, so let's start with our first question.
जो क्वेश्चन 1 जनरली आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पे जनरली क्वेश्चन दो तरीके के पूछे जा सकते हैं, या तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो मैं उसके केवल पॉइंट्स दूंगा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो आई विल एक्सप्लेन इट, और अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको कि आप फ्यूचर में लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, देन आई विल गिव यू सम सर्टेन टिप्स दैट हाउ टू गो विद इट। ओके, so the first question is, what is technical communication and what are its objectives or purposes? So you can write down, हमेशा याद रखिए थियोरेटिकल पेपर में जब आप ब्लॉक डायग्राम्स या कुछ भी इस तरह के डायग्राम्स बनाते हैं तो दे विल ऑलवेज गिव यू बेनिफिट एंड एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, सो यू कैन जस्ट क्रिएट दिस डायग्राम, ABCs ऑफ द टेक्निकल कम्युनिकेशन, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। नाउ वी कैन स्टार्ट विद इट। सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं टेक्निकल कम्युनिकेशन। जब आप हेडिंग्स के थ्रू सेपरेट करते हैं तो इवैल्यूएटर को अच्छा एक पर्सपेक्टिव मिलता है और वो आपको मार्क्स आसानी से दे पाता है। तो आपके इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आप 2 हेडिंग्स में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन व्हिच टेक्स प्लेस व्हेन अ मैसेज इज कम्युनिकेटेड प्रोफेशनली, फॉर्मली एंड विद अ स्पेसिफिक पर्पस विद अ वेल डिफाइंड ऑडियंस। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट यू, जब भी क्वेश्चन पेपर में आप आंसर लिखें तो वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हों, उनको आप जरूर अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, इससे आपके जो ऑडियंस यहाँ पे है, ऑडियंस मतलब यहाँ पे जो आपका इवैल्यूएटर है, that person can see the important points and can understand that this student really knows everything about the question. Okay, so now पहला पॉइंट आपका हो गया, टेक्निकल कम्युनिकेशन को आपने डिफाइन कर दिया। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी। यहाँ पे छोटा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन में मान के चल रहा हूँ, तो हम यहाँ पे इसको बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं कर रहे हैं। Now coming to the second part, various objectives of technical communications include Number 1, official or corporate communication like letters, application, reports, presentations, resumes, and cover letters. Number 2, notices, academic journal articles, research papers, project thesis, and classroom presentation. And number 3, proposals, purchase orders, complaints, sales presentations, meetings, group discussions, and interviews. Right? So this is the technical communication, the introduction, and its objective. ठीक है, ये आपका आंसर है। Coming to the second question. लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन। अब देखिए यहाँ पे एक टिप आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टेल व्हाट लैंग्वेज इज। सबसे पहले आप ये बताइए, देखिए जब भी कभी आपको इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिले, यहाँ पे आपको एनालाइज करके लिखना है, तो आपको क्या करना है, आपको एक वहां पे सेटिंग बिठानी है। किस तरह से सेटिंग बिठानी है, यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इज अ टूल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी आपको लैंग्वेज और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में एक रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि लैंग्वेज के जो इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या है। उसके बाद आपको यह बताना है कि उन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या योगदान होता है। अगर आप इन दोनों चीजों को रिलेट कर दें तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टिप में वही दिया हुआ है, फर्स्ट टेल व्हाट लैंग्वेज इज। सबसे पहले ये बताइए कि लैंग्वेज क्या है, देन मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद बताइए कि कम्युनिकेशन के मेथड्स क्या होते हैं, एंड देन फाइनली टेल हाउ लैंग्वेज हेल्प इन कम्युनिकेटिंग मैसेज थ्रू एनी गिवन मीन इफेक्टिवली। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। सबसे पहले हम लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस के जो आंसर है वो पॉइंट वाइज ही लिखिए, दैट वुड बी बेटर। लैंग्वेज इज अ व्हीकल थ्रू विच वी कैन डिलीवर आवर मैसेज टू आवर इंटेंडेड ऑडियंस। विद यूज ऑफ लैंग्वेज द मैसेज कैन बी डिलीवर्ड इन 2 ways। लैंग्वेज की हेल्प से मैसेज आप 2 तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, या तो ओरली या फिर रिटन। नो मैटर हाउ वी डिलीवर द मैसेज और विच मेथड वी अडॉप्ट टू कम्युनिकेट, in order to deliver our message effectively, we must know the effective use of language. आप चाहे कोई भी मेथड यूज कर रहे हो, चाहे आप ओरल मेथड यूज कर रहे हो, रिटन मेथड यूज कर रहे हो, आपको उसको इफेक्टिवली डिलीवर करने के लिए आपकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को इफेक्टिवली जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये तो लैंग्वेज की बात हो गई कि अगर आपका लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो लैंग्वेज की नॉलेज ओरली और रिटन आपको इंपॉर्टेंट है। अब बातें हैं कम्युनिकेशन के बारे में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैज 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कब बोलेंगे कि कोई कम्युनिकेशन इफेक्टिव है? नंबर 1, उसका कंटेंट जो है वो क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, और नंबर 2, जो कंटेंट की प्रेजेंटेशन है या फिर डिलीवरी है वो क्वालिटी, उसके अंदर भी अच्छी खासी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। सो क्वालिटी कंटेंट एंड क्वालिटी ऑफ डिलीवरी आर द 2 पार्ट्स। By quality content, we mean the message itself which we need to deliver. Content की quality का मतलब क्या है? जो message का content है उसकी quality. If we draft and compose the content meticulously, keep it accurate and error-free, use impactful vocabulary, accurate sentence structure and syntax, and keep it brief, relevant and to the point, we can ensure that the message hit the right point and hence can ensure the desired impact
we intend to leave on our audience। यानी क्वालिटी कंटेंट को हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, हम कैसे माने कि भाई कंटेंट में जो है वो क्वालिटी है। आपका जो कंटेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, उसके अंदर इंपैक्टफुल वोकैबुलरी होनी चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्यूरेट होनी चाहिए, सिंटैक्स मतलब ग्रामर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, रेलेवेंट एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें वहां पे यूज करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो क्वालिटी कंटेंट की कैटेगरी में आता है और वो हमेशा राइट प्लेस पे हिट करेगा। ठीक है, तो कंटेंट की क्वालिटी यानी क्वालिटी कंटेंट का मतलब तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑफ डिलीवरी का क्या मतलब है। बट क्वालिटी ऑफ डिलीवरी वी मींस हाउ द मैसेज इज डिलीवर्ड, आप किस तरीके से मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं। अब ये कैसे इंश्योर करेंगे, इफ द कंटेंट इज परफेक्ट बट द डिलीवरी इज नॉट अप टू द मार्क, द कम्युनिकेशन प्रूव टू बी अ डिजास्टर और एन अटर फेलियर। अगर आपका कंटेंट अच्छा है लेकिन आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, देन आपका जो पूरी डिलीवरी है, पूरा कंटेंट है, वो अपना पूरा इंपैक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो ensuring impactful delivery requires various factors to be taken into consideration। impactful delivery के लिए आपको क्या क्या चाहिए, command over spoken aspect of the language, fluency, good vocabulary, good pronunciation, intonation, pitch and pace and non-verbal communication। तो देखिए दो चीजें हमें पता लगी कि अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए और डिलीवरी में क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि चाहे वो कंटेंट की क्वालिटी हो या डिलीवरी की क्वालिटी हो, दोनों केस में आपको लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए। और जब आप लैंग्वेज को इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे तभी आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, वी आर गिविंग द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। We see that communicating a message effectively through any method, written or oral, requires effective and efficient use of language, and hence we can conclude that language is a tool of effective communication। तो आपने देखा किस तरीके से हमने किया, हमने सबसे पहले दोनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट किया और रिलेशन क्रिएट करने के बाद फाइनली हमने एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया। तो जब भी कभी इस तरह का थ्योरेटिकल या एनालिटिकल क्वेश्चन आए तो उसमें हमेशा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखिए कि इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनके बीच में मुझे रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब इसके बारे में हम सबसे पहले एक टिप दिया हुआ है यहाँ पे, यूज ABCs मतलब एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी एंड 7 C's for answering any question related to the features or characteristics of technical communication। जब भी कभी आपसे कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स के बारे में, टेक्निकल कम्युनिकेशन के फीचर्स के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, हमेशा आप ABC, एक्यूरेसी, ब्रेविटी और क्लैरिटी एंड 7 C's के बारे में बताएंगे। अगर 7 C's के बारे में आपको नहीं पता है तो आप रेगुलर लेक्चर में जा सकते हैं, वहां पर 7 C का एक आपका लेक्चर है, उसमें आप देख सकते हैं कि 7 C's आर द components of an effective communication or effective technical communication। So now let's discuss about it। Technical communication is a special type of communication which takes place when message is communicated professionally, formally and with a specific purpose with a well-defined audience। ये technical communication की definition है। जब भी कभी आपसे technical communication के बारे में कुछ भी पूछा जाएगा, it is always advisable and recommended that you should write the first statement as the definition of technical communication। ठीक है, it always gives a good impression। Now coming to the next point, technical communication has following characteristics। क्या क्या characteristics होती हैं, accuracy of stats and facts, stats of facts accurate होने चाहिए, brevity of expression, clarity of ideas, formality in expression, always intended for a specific audience, use of technical or domain specific jargons and completeness of message। So these are the characteristics which you can define in your answer, राइट। अगर इसमें किसी में भी आपको क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन जस्ट गो टू द रेगुलर लेक्चर्स एंड वॉच देम। ओके, देखिए हर क्वेश्चन में जहां पे भी क्वेश्चन खत्म हो रहा है मैं नीचे फिनिश लाइन जरूर बनाता हूँ। ये मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि जब भी कभी आपका क्वेश्चन खत्म हो हमेशा उसके नीचे एक फिनिश लाइन जरूर बनाइए, जिससे कि आपके जो इवेल्युएटर हैं उनको ये पता लग जाए कि क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। कभी कभी वी जस्ट लीव द आंसर डैंगलिंग and like our evaluator is not able to figure out whether the answer is completed here or it's going to the another page also, so it becomes confusing और उस चक्कर में कभी कभी मार्क्स थोड़ा सा सफर करते हैं। so जब भी कभी आपका क्वेश्चन फिनिश हो, आंसर फिनिश हो जाए तो उसके नीचे एक फिनिशिंग लाइन बना दीजिए, फिनिश लिख के कि यहाँ पे आपका ये आंसर फिनिश हो गया है। नाउ यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमेशा याद रखिए जब भी आप एक नया सेक्शन स्टार्ट करें तो नया सेक्शन हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट कीजिए। डोंट बी स्टिंजी अबाउट यूजिंग द पेज। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द कॉपीज आर जनरली वैकेंट। लास्ट के जो 10-15 पेजेस होते हैं खाली पड़े होते हैं बच्चों के। सो ट्राई टू यूटिलाइज योर स्पेस whenever you are starting a section, just start it from the another page। Okay, question number 4,
Describe barriers to effective communication. What are the causes of communication barriers? Now, it is a long question, so we are going to discuss about it. हालांकि इसके बारे में हमने रेगुलर लेक्चर में भी डिस्कस किया है, but how would you write it? It's represented here. तो सबसे पहले हम बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब करना है. तो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन आप हेडिंग डालेंगे एंड देन यू विल एक्सप्लेन इट दैट व्हाट डू यू मीन बाय द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. The barrier to communication means hurdles or obstacles on the way of transmission of message from the sender to the receiver. ध्यान दीजिएगा, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अंडरलाइन जरूर कीजिए. तो बैरियर क्या होते हैं? hurdles or obstacle on the way of transmission of message from the sender to the receiver. A barrier acts like a sieve, allowing only a part of the message to filter out. As a result, the desired response is not achieved. ठीक है, बैरियर एक सीव यानी एक छलनी की तरह काम करता है जो केवल कुछ ही चीजें अपने थ्रू जाने देता है, लेकिन सारी चीजें अपने थ्रू नहीं जाने देता. ठीक है, communication barriers arise due to the communication process and may confuse the listener or reader, create misunderstanding and confusion, and may sometimes lead to the communication breakdown. जो आपके barriers हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं और कभी कभी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन भी कर सकते हैं. नाउ कम्स द व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर. तो अब हम यहाँ पे कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे. हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स उनको डिफाइन कर दिया, अब हम कॉजेज को डिफाइन करेंगे. तो कॉजेज क्या क्या है? नंबर 1, improper encoding occurs when the sender and the receiver do not share the common language. Improper encoding तब कब होती है? ये एक रीजन हो सकता है आपका, एक कॉज हो सकता है आपके कम्युनिकेशन बैरियर का, जब आपका जो सेंडर और रिसीवर जो है वो सेम लैंग्वेज शेयर ना करते हो, तो वहां पे इम्प्रॉपर एनकोडिंग या इम्प्रॉपर डिकोडिंग हो सकती है. ठीक है. नंबर 2, बाईपासिंग. अब बाईपासिंग क्या है? Misunderstanding resulting from missed meaning because of the use of abstract word and phrases on which both senders and receivers do not agree. अगर आपके कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं कम्युनिकेशन में जिसका मीनिंग आपके ऑडियंस को क्लियर नहीं है, तो वहां पे बाईपासिंग हो सकती है. द पर्सन और द ऑडियंस वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली. नंबर 3, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. Interpreting others' point of view from your angle allows your preconceived notion and prejudices to distort the communication. फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि अगर ऑडियंस के मन में पहले से कोई चीज बैठी हुई है या पहले से उनका एक प्री कंसीव्ड नोशन या प्रेजुडिसेस हैं, तो वो कम्युनिकेशन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, वो भी आपके बैरियर की तरह काम करते हैं. देन फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस एंड डिस्कम्फर्ट कैन इजीली डिस्टर्ब कम्युनिकेशन. तो अगर आपका फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर फिजिकल आपके कुछ बैरियर्स हैं, तो वो भी आपके यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं. साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंसेस. Feelings of sadness, fear, anger, anxiety or jubilation influence our reception and receptivity to others' ideas. अगर हम बहुत खुश हैं या बहुत परेशान हैं या फिर किसी चीज को लेके चिंतित हैं, तो उस सिचुएशन में भी हमारा कम्युनिकेशन जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है और ये हमारा बैरियर का काम करता है. एंड देन फाइनली कम्स द कल्चरल डिफरेंसेस. डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम मैसेज ड्यू टू द कल्चरल डिफरेंस. अगर दो अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आपके ऑडियंस में, देन दे कैन इंटरप्रेट द सेम मैसेज इन अ डिफरेंट वे. Right? So cultural differences can also contribute to the barriers of communication. So this is the question which ends here, the causes of communication barrier. ठीक है, तो हमने इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स होते हैं उनको डिफाइन किया एंड देन हेडिंग डाल के हमने कॉजेस ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर को यहाँ पे डिफाइन किया है. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5. What are various types of communication barriers? Explain each of them in detail. अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे आप एक फ्लो डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से. कम्युनिकेशन बैरियर्स जनरली 3 तरह के होते हैं: इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल. और जो आपके इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं, दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज: फिजिकल एंड मैकेनिकल, लैंग्वेज एंड सेमेंटिक एंड सोशियो साइकोलॉजिकल. राइट, नाउ बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल बैरियर्स की. इंट्रापर्सनल बैरियर्स क्या होते हैं? Interpersonal barriers means barriers which originate due to the personal characteristics of beliefs of the individual. जो personal characteristics of beliefs की वजह से कहीं पे develop होते हैं, वो intrapersonal. इंट्रा का मतलब अंदर, एक ही, जहाँ पे केवल एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व होता है या एक ही चीज इन्वॉल्व होती है, वो इंट्रा कहलाती है. जब एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो वो इंटर कहलाती है. ठीक है, तो इंट्रा का मतलब है जब आपके जो बैरियर्स हैं वो बैरियर्स आपके खुद के अंदर डेवलप होते हैं. और खुद के अंदर कौन से डेवलप होते हैं? या तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, बिलीफ की वजह से, साइकोलॉजी की वजह से, किसी भी एक इंडिविजुअल की. ठीक है, तो वो आपके इंट्रापर्सनल बैरियर्स कहलाते हैं. बीट सेंडर और रिसीवर, इंट्रापर्सनल बैरियर्स ऑन एनी साइड विल इंपैक्ट द इंटायर कम्युनिकेशन. अगर इंट्रापर्सनल बैरियर्स चाहे वो रिसीवर की साइड में हो रहे हो चाहे वो सेंडर की साइड में, वो हमेशा कम्युनिकेशन को इंपैक्ट करते हैं.
द मोस्ट कॉमन कॉजेज दैट लीड टू दीज इंट्रापर्सनल बैरियर्स आर, कौन से कॉजेज हैं जो इंट्रापर्सनल बैरियर्स को कॉज कर सकते हैं? नंबर 1, रॉन्ग अजम्पशन ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ईच अदर्स बैकग्राउंड। अगर आपको ऑडियंस यानी एज अ सेंडर, एक सेंडर को अगर रिसीवर के बैकग्राउंड की नॉलेज ना हो, रिसीवर को सेंडर के बैकग्राउंड की नॉलेज ना हो, तो वहां पे रॉन्ग अजम्पशंस क्रिएट हो सकते हैं, वो इंट्रापर्सनल बैरियर्स को जन्म दे सकते हैं। वेरीड परसेप्शन ड्यू टू द डिफरेंट इन परसेप्शन ऑफ पीपल, जो ऑडियंस हैं वो किसी और तरीके से लोगों को देखते हैं, जो सेंडर्स हैं वो किसी और तरीके से चीजों को देखते हैं, तो उस सिचुएशन में वेरीड परसेप्शंस हो सकते हैं, वो आपके कम्युनिकेशन बैरियर का काम कर सकते हैं। देन डिफरिंग बैकग्राउंड, जो आपका सेंडर है वो आपके लाइक मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं और जो ऑडियंस है वो सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, तो यहाँ पे डिफरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से आपका जो कम्युनिकेशन है वहाँ पे इंट्रापर्सनल बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं। रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस, यानी आपके अंदर जो पहले से प्रेजुडिसेस हैं उनकी वजह से अगर आप रॉन्ग इन्फ्लुएंस या लॉजिकल और बेसलाइन इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। देन कम्स द ब्लॉक्ड कैटेगरीज ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ मैसेज व्हिच डजंट मैच इन पर्सनल वैल्यू, एटीट्यूड्स, प्रेजुडिसेस एंड बिलीफ्स ऑफ इंडिविजुअल। अगर मैं एक इंडिविजुअल की तरह ये बिलीव करता हूँ कि जो भी आप बोल रहे हैं वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के अगेंस्ट है, देन नो मैटर व्हाट यू से, वेदर यू से इट राइट और रॉन्ग, आई विल नेवर बी एबल टू बिलीव इन यू, right? So in that situation, it is considered to be a blocked category. And then sixth one is categorical thinking due to attitude of knowing everything. कुछ ऑडियंस ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हमें सब कुछ आता है, तो ऐसी थिंकिंग को हम बोलते हैं categorical thinking, and such intrapersonal barriers are very much you can say responsible for the ineffective communication. ठीक है, तो ये आपके इंट्रापर्सनल बैरियर्स के एग्जाम्पल हैं। Now coming to the interpersonal barriers. Interpersonal barriers arise due to the ineffective or erratic delivery or reception of message. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो लोग या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो दोनों में से किसी भी पार्टी की तरफ से आपका जो इंटरपर्सनल बैरियर है वो हो सकता है, सेंडर की तरफ से भी हो सकता है और रिसीवर की तरफ से भी हो सकता है। तो या तो सेंडर की तरफ से एरेटिक डिलीवरी होगी और रिसीवर की तरफ से एरेटिक रिसेप्शन होगा। एरेटिक मतलब गलत, ठीक है। Causes of interpersonal barriers may be from any side. The most common reasons for interpersonal barriers are, most common reasons क्या है interpersonal barriers के? Limited vocabulary, जो sender है वो सही तरीके की vocabulary use नहीं कर पा रहा है, comprehensively explain नहीं कर पा रहा है। Number 2, incompatibility और clash of verbal and non-verbal messages. As a sender, अगर आपके verbal और non-verbal जो cues हैं वो आपकी match नहीं करते हैं, then it creates a interpersonal barrier. नेक्स्ट, इमोशनल आउटपुस्ट, आप एज एन ऑडियंस अगर बहुत ज़्यादा एंगर फील कर रहे हैं, सैडनेस फील कर रहे हैं, या आपके पास ऐसा कोई भी रीज़न है जिसके थ्रू आप इमोशनल आउटबर्स्ट फील कर रहे हैं, देन इट विल ऑल्सो बिकम एन इंटरपर्सनल बैरियर। कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी, अगर आपका एक कम्युनिकेशन जो वो सेलेक्टिव तरीके से आप यूज कर रहे हैं, दैट सिचुएशन कैन ऑल्सो लीड टू द इंटरपर्सनल बैरियर्स। कल्चरल वेरिएशंस भी आपके इंटरपर्सनल बैरियर्स को जन्म दे सकते हैं। पुअर लिसनिंग स्किल्स, यू डोंट वांट टू लिसन टू एट ऑल, राइट। अगर आप किसी व्यक्ति को सुनना ही नहीं चाहते तो उस सिचुएशन में इंटरपर्सनल बैरियर्स आपके लिए सामने आने बिल्कुल लाजमी है। एंड देन नॉइज इन द चैनल, अगर आपके चैनल में नॉइज है तो उस सिचुएशन में भी आपके इंटरपर्सनल बैरियर्स आ सकते हैं, ठीक है। Then come the organizational barriers. Organizational barriers are due to the rigid hierarchical structure of organization which usually restrict the flow of communication. Organizational barriers हमेशा जनरली organizations में होते हैं जहाँ पे hierarchical structure होती है और वहाँ पे जो communication होता है वो हर डायरेक्शन में flow नहीं हो सकता। This is because there are numerous transfer points of communication to flow in these hierarchical systems, and each of these points has a potential to distort, delay or lose the message. यहाँ पे बहुत सारे ट्रांसफर पॉइंट्स होते हैं जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन को गुजरना होता है, और ये सारे पॉइंट्स के अंदर आपका पोटेंशियल होता है कि वो मैसेज की पूरी जो फ्लो है उसको वो डिस्टर्ब कर दें या फिर उसके जो पोटेंशियल उसको डिस्टॉर्ट कर दें, ठीक है। The main organizational barriers are too many transfer stations. Too many transfer station का मतलब, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेशन भेजनी है तो सबसे पहले आप अपने एचओडी को देंगे, एचओडी डायरेक्टर को देंगे, डायरेक्टर मैनेजर को देंगे, तो इस तरीके से वो एक बहुत सारे जो है नंबर ऑफ ट्रांसफर स्टेशन हो जाते हैं। नंबर 2, फियर ऑफ सुपीरियर्स, अगर आपके अंदर फियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जनरली फियर ऑफ सुपीरियर्स होता है, राइट, इसी वजह से हम काफी सारे डिसीजंस नहीं ले पाते या कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। एंड देन कम्स द नेगेटिव टेंडेंसीज, कभी कभी नेगेटिव टेंडेंसीज होती हैं दैट योर सुपीरियर डजंट वांट योर मैसेज टू बी फॉरवर्डेड टू द हायर अथॉरिटीज। यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मीडिया, कभी कभी आप एक इनअप्रोप्रिएट मीडिया यूज करते हैं, आपको ईमेल भेजना था आपने व्हाट्सएप भेज दिया, व्हाट्सएप भेजना था ईमेल भेज दिया, इस तरीके से। एंड देन इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अगर आप इंफॉर्मेशन की ओवरलोडिंग कर देते हैं तो वहां पे भी आपका ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कम इनटू द प्ले। ओके, सो these were the 3 special barriers which we discussed about. Clear?
Now, question number 6, effective writing is essential for business success. Justify the statement. Again, an analytical type of question. यहाँ पे आपको एनालाइज करना है, तो यहाँ पे आपको पता है आपको इफेक्टिव राइटिंग और बिजनेस सक्सेस इन दोनों के बीच में रिलेशन सेटअप करना है। बिजनेस सक्सेस के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? कम्युनिकेशन, आपको मेल लिखनी होती है, रिपोर्ट्स लिखनी होती हैं, मेमोज बनाने होते हैं, इन्विटेशंस भेजने होते हैं, ठीक है, लेटर्स लिखने होते हैं। उन सब चीजों को अगर आपको करना है तो आपकी राइटिंग इफेक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। तो बस आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन सेटअप करना है। तो कैसे करना है? पॉइंट वाइज पॉइंट देखते हैं जरा। कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। कम्युनिकेशन दो तरीके का हो सकता है, रिटन और ओरल। बट रिटन कम्युनिकेशन इज जनरली कंसिडर्ड मोर रिलायबल एंड प्रेफर्ड टू द ओरल कम्युनिकेशन। ये बात हमें पता है कि रिटन कम्युनिकेशन को ज्यादा रिलायबल माना जाता है। Major reasons for their preference may be the permanency and more formal character of the written form of the communication. क्यों माना जाता है? क्योंकि पहली बात तो written communication permanent होता है और दूसरा ज्यादा formal होता है। No matter in what type of organization or corporate culture we are, we always need to make use of written communication. जब भी हमें कहीं पे भी कुछ करना होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, चाहे किसी भी पोस्ट पे क्यों ना हो, आपको हमेशा किसी ना किसी कम्युनिकेशन में तो जरूर इन्वॉल्व होना पड़ेगा, रिटन कम्युनिकेशन में। कैसे कौन कौन से रिटन कम्युनिकेशन हो सकते हैं? वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर प्रिवलेंट अमंग ऑर्गेनाइजेशंस आर लेटर्स, लेटर लिखने पड़ सकते हैं आपको, एप्लीकेशंस एंड रिक्वेस्ट लेटर्स, प्रपोजल्स लिखने पड़ सकते हैं, ईमेल्स लिखने पड़ सकते हैं, नोटिसेस, मेमोज, एमओयूज, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स बोलते हैं जिनको, परचेज ऑर्डर्स एंड कोटेशंस बनानी पड़ सकती हैं, रिपोर्ट्स, प्रेजेंटेशन एंड न्यूज़लेटर, ठीक है। ये सारी चीजें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो आपको करनी ही पड़ेंगी, कोई ना कोई इनमें से एक चीज तो आपको जरूर करनी पड़ेगी। All the above methods of communication require effective use of language, impactful vocabulary, formal style, accuracy, brevity and clarity of ideas. इनमें से कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हैं, आपको लैंग्वेज के ऊपर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए, इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज आपको आना चाहिए, आपकी वोकैबुलरी इंपैक्टफुल होनी चाहिए, आपका फॉर्मल स्टाइल होना चाहिए, एक्यूरेसी, ब्रेविटी एंड क्लैरिटी ऑफ आइडियाज आपकी होनी चाहिए, तभी आप इन चीजों को सही तरीके से लिख पाएंगे। द क्लस्टर ऑफ ऑल द अबव क्वालिटीज इज रेफर्ड एज इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स। और यही सारी क्वालिटीज जो होती हैं वो आपकी इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स की कैटेगरी में आती हैं। In whatever organization we are or whatever job we perform, we need to take up at least one of the above mentioned activities in communication. Hence, in order to become successful in any of these business pursuits, writing skills are very much desirable. तो इनमें से कोई भी स्किल अगर आप अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको राइटिंग स्किल्स अच्छे से आनी चाहिए। Hence, we can say that effective writing is essential for business success. तो अगर आप बिजनेस में वो सक्सेसफुली करना चाहते हैं या फिर आप किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, देन इफेक्टिव राइटिंग शुड ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। Now coming to the question number 7, differentiate between general and technical communication. Now this is a very short question, हालांकि इसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, but I have included it. जनरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और टेक्निकल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। जनरल कम्युनिकेशन में आप जनरल मैसेज की बात करते हैं और टेक्निकल कम्युनिकेशन में आप टेक्निकल मैसेज की बात करते हैं। नाउ दिस इज वेरी ऑब्वियस, यस, बट टेक्निकल कम्युनिकेशन में टेक्निकल मैसेज का मतलब क्या है? टेक्निकल मैसेज का मतलब है कि व्हेनेवर यू आर गिविंग एन इन्फॉर्मेशन दैट इज फुल ऑफ स्टैट्स एंड फैक्ट्स। जनरल मैसेज में स्टैट्स और फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वहां पे आप जनरल बातें भी कर सकते हैं। नंबर 2, इनफॉर्मल स्टाइल एंड अप्रोच। जनरल कम्युनिकेशन में आपका जो स्टाइल और अप्रोच होती है वो बिल्कुल इनफॉर्मल होती है, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में वो हमेशा फॉर्मल होती है। नंबर 3, नोट सेट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन। आपके जनरल कम्युनिकेशन में कोई भी सेट पैटर्न नहीं होता, बट टेक्निकल कम्युनिकेशन में आपका सेट पैटर्न होता है, ठीक है। नंबर 4, मोस्टली ओरल। जनरल कम्युनिकेशन जनरली ओरल होता है, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं तो जब तक कि वो बहुत दूर नहीं है तो आप उसको मेल या फिर आप उसको लेटर नहीं लिखते, आप जनरली सामने सामने बात करते हैं, या तो आप दूर भी है तो भी आप फोन पे बात कर सकते हैं। लेकिन जो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस इज रिटन, बट वो ओरल भी हो सकता है, जैसे कि प्रेजेंटेशन डिलीवरी करना, पब्लिक स्पीच देना, इस तरीके से। एंड देन नोट ऑलवेज अ स्पेसिफिक ऑडियंस। जनरल कम्युनिकेशन में हमेशा स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होते। स्पेसिफिक ऑडियंस का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक ऑडियंस वो ऑडियंस होते हैं जिनके लिए कुछ स्पेशल कम्युनिकेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई की जाती है। हर किसी व्यक्ति को तो हम मैथमेटिक्स या इंटीग्रल कैलकुलस नहीं पढ़ा सकते ना, उसके लिए स्पेसिफिक ऑडियंस है। 12th क्लास के बच्चे ही पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, 6th क्लास वालों को भी नहीं पढ़ा सकते और 12th क्लास के बाद वाले बच्चों को पढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो वहां पे स्पेसिफिक ऑडियंस होते हैं, जनरल कम्युनिकेशन में नहीं होते। लेकिन ठीक है, टेक्निकल कम्युनिकेशन में स्पेसिफिक ऑडियंस होते हैं।
डज नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ टेक्निकल वोकैबुलरी और ग्राफिक्स एक्सेट्रा। आपके जो जनरल कम्युनिकेशन है वहाँ पे कोई टेक्निकल वोकैबुलरी इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन टेक्निकल कम्युनिकेशन में टेक्निकल वोकैबुलरी, जार्गन्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, ये सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कम्युनिकेशन के डायमेंशंस क्या-क्या हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। कौन-कौन से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी अगर हम बात करें तो दो तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन को ही टेक्निकल कम्युनिकेशन बोला जाता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ही जनरल कम्युनिकेशन बोला जाता है। ठीक है, तो हम टेक्निकलिटी के बेसिस पे इन दो में भी डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ डिलीवरी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में अगेन रिटन और ओरल दोनों आते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन में लेटर एप्लीकेशंस भी आ सकते हैं, एसेज भी आ सकते हैं, एमओयू भी आ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ओरल स्पीचेस भी आ सकती हैं। लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जनरली आपके केवल नॉन वर्बल क्यूज आते हैं, जैसे कि हैंड जेस्चर्स, पोस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब कुछ। ठीक है, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ पीपल इन्वॉल्व, जब आपके एक से ज्यादा पीपल इन्वॉल्व होते हैं तो उस सिचुएशन में आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। और जब कभी आप केवल एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में, उसके इंटरनल स्टेट के बारे में बात कर रहे होते हैं, उसके सेल्फ कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वो आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक नोट भी लिखा हुआ है, एक्सप्लेन ऑल द अबव टर्म्स इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स। फॉर एक्सप्लेनिंग देम वॉच द मेन लेक्चर एंड स्टडी द नोट्स गिवन इन देम इन द टेलीग्राम चैनल। अगर आप इनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं या फिर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा गया है तो आप ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके लिए आपको जो रेगुलर लेक्चर है वो आप देखिएगा, तो वहां पे आप इनका एक्सप्लेनेशन आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट लेक्चर माय डियर स्टूडेंट। इसमें आप आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें आप बाकी के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। यूनिट 1 का आपका एक लेक्चर और मैं बनाऊंगा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में, और इसमें जो है आपको बाकी सारे क्वेश्चंस जो है यूनिट 1 के आप कंप्लीट कर पाएंगे, एंड देन योर यूनिट 1 विल बी कंप्लीटली रिवाइज्ड। ओके, so thank you so much for watching the video. I hope you understood the questions and the writing methodology and the tips. If you have any recommendation or any suggestion, if you want to give it to me, you can give it through the comment box, or you can message me directly through the WhatsApp or the Telegram channel. The links to join the WhatsApp and Telegram channel are given in the description box. Thank you so much once again. All the best for your examination. Prepare well, and if you have any problem, feel free to ask me. See you in the next video.